अब किरण पढ़ते हैं। अब किरण का मतलब है कितना बिखराव है, कितना दूरी है। दूरी कहाँ पर निकालनी है? दूरी निकालनी है हमें जो श्रेणी दी गई है उसमें। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था माध्य, यानी हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ा है ना। हमने ये देखा कि जो श्रेणी हमें दी गई है, जैसे 19, 18, 16, 15, 13, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें जो बीच की श्रेणी आने की संभावना है वो 16 से ज़्यादा है ना। जो चाहे वो समांतर माध्य निकाले, माध्यिका निकाले या बहुलक निकाले, हरात्मक माध्य, गुणात्मक माध्य, जो भी इसमें निकालने हैं, जो भी निकालेंगे लगभग 16 के आसपास आएगा, है ना। 16 नहीं आएगा तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 आएगा, 14 आएगा, ऐसा ही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। या अंतर होगा तो जो अंतर है वही अंतर निकालने के लिए अपकिरण का सहारा लिया जाता है। मतलब अपकिरण आपको ये बताएगा कि जो केंद्र में आना चाहिए था उससे जो मूल्य आया है वो कितना दूर है, कितना छोटा है या कितना बड़ा है। जैसे हमारा 16 ना आकर 15.54 आया, हाँ 15.54 आया, 16 नहीं आया। तो अब हमें इसको देखना है कि 16 से कितना कम है या 16 से कितना ज़्यादा है। ये दिखाने के लिए हमें अपकिरण का सहारा लेना पड़ता है। डिस्पर्शन, इसको बिखराव बोलते हैं। बिखराव मतलब जो हमें केंद्र में आना चाहिए था वो केंद्र से कितना दूर है ना। तो यही दूरी पता करने के लिए हमें अपकिरण का सहारा लेना पड़ता है। और अपकिरण जो है वो हमारा इसको हम द्वितीय श्रेणी की माप बोलते हैं। द्वितीय श्रेणी की माप क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्रथम श्रेणी की माप केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। प्रथम श्रेणी की माप कौन है? केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें हैं। और द्वितीय श्रेणी की माप डिस्पर्शन, ठीक है, यानी ये बिखराव। और अब ये दो निरपेक्ष भी हो सकते हैं। इसकी गणना निरपेक्ष रूप में भी की जाती है और सापेक्ष रूप में भी की जाती है। जो ये अपकिरण होते हैं, अपकिरण की मापें कई हैं, जैसे रेंज है, माध्य विचलन है और स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो और इसके अलावा भी है चतुर्थक विचलन है। तो ये जो है अपकिरण की मापें हैं और इन सभी मापों को हम निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों रूपों में गणना करते हैं। तो निरपेक्ष रूप का मतलब क्या है? निरपेक्ष का मतलब है कि अपने आप में किसी से तुलना नहीं करते, उसकी केवल गणना करते हैं, ठीक है। और अगर हम उसी का जो हमारा मान आया है उसी का अगर हम गुणांक निकाल लें, उसको 100 से गुणा कर दें तो हमारा सापेक्ष आ जाता है, सापेक्ष मान आ जाता है। सापेक्ष का मान मतलब होता है कि हम इसकी किसी से तुलना कर रहे हैं। जैसे अगर हमने देखा कि चतुर्थक विचलन में उसने ये बताया कि इससे इसके बीच की दूरी 0.25 है, ठीक है, अपने आप में उसने बताया 0.25 है। और हमने जब माध्य विचलन से निकाला तो माध्य विचलन ने बताया 2.26 है, ठीक है। तो हमने इससे इसकी तुलना कर लिया कि इन दोनों में कितने का अंतर आया? 0.01 का अंतर आया, है ना। 0.01 ये बहुत कम है। इसका मतलब है कि उत्तर हमारा जो ये दोनों बता रहे हैं, जो अंतर बता रहे हैं, जो बिखराव की बात कर रहे हैं, वो लगभग समान बात कर रहे हैं। तो बिखराव हमारा इतना ही होगा। तो यह हम सापेक्ष मान भी निकाल सकते हैं और निरपेक्ष मान भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको आज रेंज पढ़ा दें। पहली आपकी जो माप है, अच्छा अपकिरण के उद्देश्य क्या है ये देख लें। अपकिरण के जो उद्देश्य है, जो अभी हमने बताया
सब वही है, कुल मिला के थोड़ा सा इधर उधर करके वही बात बताने की कोशिश की जा रही है। माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना। जो हमारा समांतर माध्य आएगा, माध्य का मतलब होता है कि जो माध्य, समांतर माध्य, माध्य का बहुलक और हरात्मक माध्य और गुणात्मक माध्य जो है वो सब इसमें आते हैं। ठीक है, तो माध्य से औसत दूरी ज्ञात करना, उससे हमारा जो मेन माध्य का जो मेन मध्य है जो केंद्र में है, उससे जो हमने ज्ञात किया है उसमें कितना अंतर है इसकी गणना कौन करता है? अपकिरण करता है ना। अपकिरण की जो मापें हैं, जैसे केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें कई थी, वैसे ही अपकिरण की मापें भी कई हैं। जैसे कि रेंज हो गई, जिसको विस्तार कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन है और मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है और शतमक विस्तार है और दशमक विस्तार है। ये सब हैं, लेकिन हमें शायद दशमक शतमक शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन विस्तार है, विस्तार पढ़ेंगे तो अगली क्लास में हम लोग वही पढ़ेंगे। तो ये सब क्या करते हैं कि माध्य से जो दूरी है, जो मूल की दूरी है, जो मान हमारा आया है उसकी कितनी दूरी है उसकी गणना ये करते हैं कौन? अपकिरण। और श्रेणी की रचना का ज्ञान। श्रेणी की रचना देखो तीन तरह की होती है। एक जो इसको नुकीली बोलते हैं, लैप्टोकुटिक, और दूसरा होता है जो मेसोकुटिक होता है, और तीसरा होता है प्लेटिकुटिक। ठीक है, प्लेटिकुटिक मतलब कि जो जैसे हमारा मान 1 2 3 5 और फिर से यहाँ 2 3 1 इस तरह का अगर है तो बिल्कुल बीचों बीच में जो मान है वो सबसे बड़ा है। तो अगर ऐसा है तो ये जो है सबसे बीच में इस तरह का नुकीला हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लैप्टोकुटिक। ठीक है, और जो मेसोकुटिक का मतलब होता है कि ये बिखरा हुआ होता है, मतलब इसमें जो है ये बहुत, जैसे ये 5 आ गया तो ये 4 आएगा, मतलब ये क्रम में रहेगा। ठीक है, और अगर मेसोकुटिक है, प्लेटिकुटिक है, ये मेसोकुटिक है बीच का जो थोड़ा सा इससे फैला हुआ ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा इससे फैला जाता है। और जो प्लेटिकुटिक होता है वो बहुत फैला रहता है। बहुत फैला रहता है तो मतलब कोई इसका निश्चित मान बीच में नहीं होता है। हाँ, कहीं भी बड़ा कहीं भी छोटा हो सकता है। तो ये जो होता है और जो अपकिरण होता है ये सब बताता है कि जो हमारा जो वैल्यू हमारी आई है वो कैसे है, वो जो केंद्रीय प्रवृत्ति थी केंद्र से कितनी दूर पर है। अगर ज़्यादा दूर है तो हम समझ लेंगे कि इस तरह का, अगर उससे कम दूर होगा तो मेसोकुटिक समझ लेंगे, और अगर बिल्कुल ही करीब होगा तो हम मान लेंगे कि ये लैप्टिकुटिक है, नुकीले आकार का घंटी नुमा है, जिसको हम घंटी नुमा भी बोलते हैं। पूरी तरह ये घंटी के आकार जैसा होता है। घंटी ऐसे ही होती है ना, नीचे जो ऊपर होता है उसको फैला और नीचे बिल्कुल ऐसे, तो ये घंटी नुमा होता है। चलो, और माध्य की विश्वसनीयता का अनुमान, और इससे बिल्कुल जो माध्य आया है, समांतर माध्य या माध्यिका बहुलक जो भी कुछ आया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो भी आई है, तो हम सही पता लगा लेंगे कि ये जो माध्य आया है वो सही है या गलत है। जैसे अभी मैंने कहा कि 16 था और 15.54 आया, तो ये जो है वो बता देगा कि दूरी कितनी थी, इससे इसकी दूरी कितनी है, इससे ये छोटा है या बड़ा है ना। छोटा है तो कितना छोटा है वो जब बता देगा, है ना। अगर वो ये बता देगा कि ये शायद 46.46 का अंतर है, तो अब ये हमें पता लगाने में आसान हो जाएगा कि ना बहुत अंतर है कि कम अंतर है, और ये आएगा किससे? अपकिरण से, है ना। तो ये जो है हम बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि जो माध्य हमारा आया है वो सही है या गलत है, और सही है तो कितना, गलत है तो कितना। ठीक, और सीमा विस्तार का ज्ञान। सीमा विस्तार यही है कि ये जो कितना दूर पर है, ये इनके बीच की दूरी कितनी है। जो सबसे
पहले छोटा है या बड़ा है, सबसे लास्ट में छोटा है या बड़ा है, बीच में सबसे छोटा है या बड़ा है, ये इसकी बात को बताएगा, है ना। जैसे ये जब अगर ये आकार का पता बता देगा तो हम समझ जाएंगे कि सीमा भी कैसी है ना। अगर बड़ा इधर है या इधर है तो सीमा पे बड़े ज़्यादा है, यानी कि हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। तो सीमा विस्तार का ज्ञान करा देता है और श्रेणियों की असमानता की तुलना कर देता है। जो श्रेणियां हैं वो असमान है कि समान है, उनको तुलनात्मक बना देता है। हम जान जाएंगे अगर जैसे मान लो इधर बड़ा हो गया, सबसे बड़ा अगर इस श्रेणी में हो गया तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो श्रेणी दी हुई है वो अच्छी नहीं है, यानी वो प्लेटिकोटिक होगी। और अगर बीच में दिया है तो हम समझ लेंगे कि ये लैप्टोकोटिक होगी, है ना, नुकीले आकार की होगी। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, असमानता की तुलना हो जाती है। असमानता, समानता और असमानता। समानता का मतलब है कि अगर ये है तो इसको हम सबसे अच्छी मानते हैं, अगर इस तरह का है नुकीले आकार की है श्रेणी तो हम उसको सबसे अच्छी मानते हैं, और ये वाली उससे कम अच्छी और ये सबसे खराब। अगर इस तरह की श्रेणी है तो अगर बहुलक निकालना है तो समूहन विधि करना पड़ता है, पीछे पढ़ चुके हैं। तो ये जो है इस तरह इसको हम अपकिरण इसीलिए पढ़ते हैं। अपकिरण का उस केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से ज़्यादा महत्व अपकिरण का, ठीक है, समझ में आया। रेंज के विस्तार किसके लिए पढ़ रहे हैं, जैसे हमने केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के अंतर्गत मीन, मीडियन, मोड और उसके बाद धनात्मक माध्य और ऋणात्मक माध्य पढ़ा था। अब हम उसी को वैसा ही हम लोग पढ़ रहे हैं जो अपकिरण की मापों के अंतर्गत। और अपकिरण की मापों के अंतर्गत हम सबसे पहले विस्तार पढ़ रहे हैं। विस्तार एक बहुत ही आसान गणना है। विस्तार हमें ये बताता है कि जो हमारा माध्य आया है और जो माध्य का मूल्य आना चाहिए इसके बीच में कितना अंतर है, और यही अपकिरण बताता है। इसी को हम रेंज के द्वारा निकालते हैं। तो रेंज क्या है, रेंज जो है ये विस्तार जो है वो सबसे बड़ा मूल्य जो श्रेणी दी गई है उस श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य और सबसे छोटे मूल्य का अंतर है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा मूल्य है, जो सबसे छोटा मूल्य है, उसका अंतर हम निकाल लेंगे। और इसके लिए सूत्र क्या होता है, इसके लिए सूत्र होगा R = M1 - M0, या हम इसको M मैक्सिमम और M मिनिमम लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं R = MAX - MMIN, ठीक है। यानी अधिकतम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उस श्रेणी में जो सबसे अधिक है और जो सबसे कम है उनका अंतर ही निकाल लेंगे तो ये हमारा रेंज आ जाएगा, यानी विस्तार पता चल जाएगा कितना है। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत श्रेणी में लेते हैं। व्यक्तिगत श्रेणी इंडिविजुअल सीरीज में एक एग्जाम्पल लेते हैं। किसी व्यवसायिक फर्म का शुद्ध लाभ 1000 में नीचे दिया गया है। वर्ष 2006 और 2006 में लाभ कितना हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 100 का, और 2007 लाभ हो रहा है 160, और 2008 लाभ हो रहा है 150, और 2009 लाभ हो रहा है 220, 2010 लाभ हो रहा है 300, 2011 लाभ हो रहा है 190, और 2012 लाभ
है कि अधिकतम कौन है और न्यूनतम कौन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसमें वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या है, ये तो हमारा वर्ष दिया गया, ये कोई वैल्यू नहीं है ना, ये तो केवल वर्ष दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, 100, 160, 150, 220, 300, 190, 200, कौन सा है, 300 जो है वो हमारा क्या है, एम मैक्स है। ठीक है, या M1 है, एम मैक्स। और सबसे कम वैल्यू कौन सी है, शायद 100 ही है, सबसे कम है 100, यानी MIN। तो अब हम जो रेंज निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, R = M मैक्स माइनस M मिनिमम बराबर हमारा कितना है, मैक्स 300 माइनस मिनिमम को कितना है, 100 इक्वल टू कितना हो गया, 200 रेंज आ गई। अब अगर हम इसका विस्तार गुणांक निकालना चाहें तो विस्तार गुणांक निकालना चाहेंगे तो हम इसको लिख लें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको लिखते हैं M मैक्स माइनस M मिनिमम बटे M मैक्स प्लस M मिनिमम बराबर कितना हो गया, ये 200 तो पता चल ही गया है पहले, ये 200 पता चल ही गया है पहले, और इसको हम क्या लिख लेंगे, मैक्स 300 प्लस 100 कितना हो गया, ये 200/400, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 2 × 2 2 × 4 बराबर 1/2 बराबर 0.5। अगर पिछली क्लास में हमने यही बताया था, हम सापेक्षिक अपकिरण भी निकालते हैं। तो सापेक्षिक अपकिरण में हमें क्या निकालना पड़ता है, गुणांक। अगर हमें कहीं तुलना करनी है किसी से तो हमें गुणांक निकालना पड़ता है, और ये गुणांक हमने निकाल लिया। तो इसका गुणांक कोएफिशिएंट, इसको CO लिखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोई अंतर नहीं है, हम C से जो समझ सकते हैं हम कोएफिशिएंट समझ रहे हैं बस। तो हमारा कितना आ गया, अब देखो R कितना आ गया, R है हमारा 200, और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज C और कितना है, ये है हमारा 0.5। ठीक है, अब अगर ये गोला भाग करना नहीं आता है तो वो तुम जानो, और यहाँ नहीं आता है तो 1 में 2 से भाग कर दिया, 0.0 बढ़ा दिया, 2 पंचे 10 कट गया, 0.5 आ गया। ठीक है, आ गया, चलो लगाओ, या इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारा 50% आ जाएगा। ये सूत्र में हमें 100 का गुणा भी करना पड़ता है, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 0.5, ये जो यहाँ 0.5 × 100 इक्वल टू आ जाएगा 50%। तो हम इसको 50% लिख देंगे, ये हमारा आ जाएगा 50% या 0.5, दोनों सही हैं। लेकिन जब हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं तो वो अक्सर परसेंट में होता है, तो इसलिए हम 100 का गुणा कर देते हैं। खंडित श्रेणी में विस्तार कैसे निकालते हैं, यह सवाल दिया गया है। आकार 5, 7, 9, 11, 13, 15, मतलब x हमें दिया गया है 5, 7, 9, 11, 13, 15, और उसकी आवृत्तियां दी गई हैं 1, 5, 3, 9, 4, 2। अब हमें इससे विस्तार निकालना है, तो विस्तार का सूत्र हमें पता है, R = M1 - M0 या M
एक्स एम मैक्स माइनस एम मिन। तो हमें सबसे बड़ा, अब यहाँ पे देखना है सबसे बड़ा कौन सा है। तो हमें सबसे बड़ा 15 मिला। अब 15 2 बार आया है, लेकिन जो 11 है वो 9 बार आया है, लेकिन बड़ा तो 15 ही है। तो हमें रेंज, हमें उससे फ्रीक्वेंसी से नहीं निकालना है, बल्कि हमें जो मूल्य दिए गए हैं उनसे ही निकालना है। तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा है? 15 है। माइनस सबसे छोटा कौन सा है? 5 ही है सबसे छोटा। 5 बराबर कितना हो गया? 10। अब अगर हम कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालें तो कितना हो जाएगा? m1 माइनस m0 बटे m1 प्लस m0। अगर हमें परसेंटेज में निकालना है तो 100 कर लेते हैं, परसेंटेज में नहीं निकालना तो 100 ही लिखते हैं। बराबर हो गया ये कितना? 15 माइनस 5 बटे 15 प्लस 5 बराबर 10 बटे 20 बराबर 1 बटे 2 बराबर 0.5 इंटू 100 इक्वल टू 50%। 50% यहाँ भी आ गया। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? कोएफिशिएंट R बराबर 10 और कोएफिशिएंट ऑफ R इक्वल टू 50% या 0.5। अब अखंडित श्रेणी में देखते हैं। अखंडित श्रेणी में हमें दिया गया है वर्गांतर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और आवृत्ति 3, 7, 20, 15, 6 ये दिया गया है। हमें विस्तार निकालना है। तो विस्तार के लिए सूत्र क्या होता है? R इक्वल टू m1 माइनस m0। तो m1 हमारा क्या होगा? इसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो m1 होगी। तो इसको अगर हम लिखते हैं ऐसे 0 से, तो 0, 1, 2, 3 इसका 10 होता, फिर 11, 12, 20 इसका होता। इस तरह से करते हैं हम लास्ट में 50 पहुंचते। 50 पहुंचते इसका मतलब हुआ कि जो सबसे छोटी संख्या है वो 0 हुई और जो सबसे बड़ी संख्या है वो 50 हुई। ठीक है, तो m1 हमारा कितना हो गया? 50 माइनस m0 कितना हो गया? 0। कितना हो गया टोटल? 50 में 0 गया, कितना बचा? 50 से 0 निकल गया, कितना बचा? अरे 50 में से अगर 0 घटाएंगे, 0 मतलब कुछ नहीं घटा रहे हैं, तो 50 का 50 ही आ जाएगा। R हमारा हो गया 50 और अब कोएफिशिएंट ऑफ R निकाल लें तो कितना हो जाएगा? m1 माइनस m0 बटे वही m1 प्लस m0 इंटू 100। अगर हमें परसेंट में निकालना है तो बराबर m1 हमारा कितना है? 50 माइनस 0 50 प्लस 0 कितना हो गया? 50 बटे 50। 50 में शून्य निकाला, 50 हो गया। 50 में शून्य जोड़ दें तो तो भी 50 ही रहेगा। तो हमारा कितना आ गया? 1 और 1 आ गया। मतलब अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 100%। इसमें जो विस्तार है वो 100% का विस्तार है। देखो 0 यहाँ और वहाँ कितना विस्तार है? पूरा 100% का विस्तार है, बहुत दूरी है। विस्तार का गुण हमने गणना किया, बहुत ही सरल है। बहुत आराम से एक ऊपरी सीमा निकाल लो, अगली निम्न सीमा निकाल लो, बस उसी का अंतर कर लो, हमारा विस्तार आ जाता है। ठीक है, तो सरल है, बहुत सरल है। और सीमाओं का स्पष्टीकरण, दोनों सीमाएं स्टार्ट कहाँ से है और अंत कहाँ है,
जो सबसे कम है वो हमारी स्टार्टिंग होगी, जो सबसे ज़्यादा है वो लास्ट होगी। और ये सीमा यही होती है, और इससे हम बहुत आराम से सीमाओं को निर्धारित कर लेते हैं। और गुणात्मक गणना में अधिक उपयोगी है। अगर गुणात्मक गणना हो कोई, जैसे बुद्धि है या आयु है, ऐसी कोई गणना निकालनी हो, तो उसमें जो है ये हमारा विस्तार बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जैसे माध्यिका गुणात्मक गणना में ज़्यादा उपयोगी है, वैसे ही गुणात्मक गणना में अगर विस्तार निकालना है तो उसमें ये विस्तार, अपकिरण ज्ञात करना है तो विस्तार सबसे अच्छा माप। ठीक है, अगर कोई गणना की जा रही है, जैसे किसी की बुद्धि कितनी है या आयु में अंतर की बात की जा रही है, तो अगर ऐसी कोई गणना है और उसमें हमें अपकिरण की माप ज्ञात करनी है तो विस्तार से अच्छा कुछ नहीं है। और ब्याज की दरों, विनिमय दरों आदि के परिवर्तन संबंधी गणना में अधिक उपयोगी है। ब्याज की दरों में किस तरह से परिवर्तन होता है या विनिमय दरों में किस तरह का परिवर्तन होता है। विनिमय दरें का मतलब है कि लेन देन, है ना, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। हालांकि विनिमय दरें हमारी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय ही होती है। तो उसमें अगर परिवर्तन की बात है तो अगर वहाँ पे हमें अपकिरण ज्ञात करना हो कि कितना डिफरेंस आ रहा है तो विस्तार से अच्छा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना ही इसके गुण है उतना ही इसके दोष भी है। तो अनिश्चित माप पहले ही दोष है। अनिश्चित माप कहते हैं कि हम सबसे शुरुआत का और सबसे अंत का ले लेते हैं, और जो बीच के लोग हैं वो बेचारे भूखे ही रह जाते, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं मानते हैं। तो क्या है ये अनिश्चित माप है कि नहीं है? हम इससे कैसे कह सकते हैं कि नहीं बहुत अच्छी माप है? नहीं कह सकते ना। और श्रेणी के आकार का ज्ञान नहीं। श्रेणी का आकार ऐसा तो होता नहीं कि 0 से 50 है केवल, नहीं है, 0, 1, 2 ऐसे 50 है, ऐसे पूरा 50 तक जाएगा। लेकिन हमें उत्तर कैसे मिल जाता है? ये 0 और 50 के बीच का अंतर निकाल लिया हो गया, तो ये पूरी श्रेणी का कोई हमें नॉलेज ही नहीं मिल पाती, कोई ज्ञान ही नहीं मिल पाता है ना। तो इस तरह से ये भी एक दोष ही है इसका कि पूरी श्रेणी का आकार का पता ही नहीं चलता है। आवृत्ति वितरण का अशुद्ध अनुमान। आवृत्ति जो वितरण है, जो हमारा अपकिरण है, उसका अनुमान जो हम लगाते हैं वो बहुत गलत। अनुमान गलत कैसे हो सकता है? अब गलत ऐसे हो सकता है कि जब बताओ ये हमारा स्टार्टिंग और शांति की बात कर रहे हैं आप, बीच में कौन है क्या है कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे जो हम अनुमान लगा रहे हैं वो सही कैसे हो सकता है? तो ये सही नहीं हो सकता है। तो अशुद्ध अनुमान, यानी इसका अनुमान भी शुद्ध नहीं लगाया जा सकता। और श्रेणी के सभी मूल्यों का महत्व नहीं है। श्रेणी के सभी मूल्यों का महत्व ही नहीं है। 0 और 50 का महत्व है बस, और बाकी 49 हो गए, 1 हो गए, इनके बीच के जितने भी हैं किसी भी कोई मतलब नहीं। आओ जाओ रहो ना रहो। और अस्थायी माप जो हमने एक बार निकाल लिया वो स्थायी नहीं है, माप उसकी बदल जाएगी। जैसे अगर हमने अभी 200 और 300 ये, या मान लो हमने 4 लोगों का निकाला था, 5 आ गया। एग्जाम्पल ले कि 4 श्रेणियों में 4 पद थे, 4 पद का हमने निकाला, 5 आ गया। फिर कोई एक और शामिल हो गया, अगर उससे ज़्यादा वाला शामिल हो गया तो हमारा मान बदल जाएगा। अगर उससे कम वाला शामिल हो गया या जो मिनिमम था उससे कम वाला शामिल हो गया तो मान बदल जाएगा। लेकिन अगर इसके बीच का कोई है तो मान नहीं बदलेगा। तो ये हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि समान है। जैसा कि समांतर माध्य में बहुत कम परिवर्तन होता है ना। समांतर माध्य में अगर थोड़ा बहुत बदल भी जाता है तो उसमें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे क्या है
कि यहाँ पे अगर कोई माप बदलती है तो पूरे आपतिरण पे प्रभाव पड़ता है, यानी विस्तार जो है वो हमारा बदल जाएगा। ठीक है।